कर रहा हूँ, तो अगर लेट सपोज आपकी क्लास बंद भी हो जाती है, इस वुड बी नो इशू, मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो आप वो भी सुन सकते हो, ठीक है? हाँ भाई, ये भी कर देना प्लीज, मेरे को ये हाँ, ज्यादा बेटर है। मैं रिकॉर्डिंग लेकिन कर अभी रहा मैं हूँ, आप 10 मिनट मैं आपके साथ हूँ, मैंने कैमरा ठीक है, लगा दिया, अभी तो लगेगा टाइम आने में, गाड़ी गई ठीक है है, स्कूटर। हाँ, जिस वक्त भी वो आ जाए और आपको लगे अब आप क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, आप मुझे सिर्फ बता देना कि मैं क्लास बंद कर रहा हूँ या फिर मैं अब इसके आगे कंसंट्रेट नहीं कर रहा, तो मैं उसको एक एक कंटिन्यू मैं रखूंगा, अपनी पूरा बुक लेक्चर फिर आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, ओके? पहले से अपनी बुक वगैरह छुपा दूं पहले से। ठीक है, ओके। हाँ लेट्स ठीक गो है भाई। टूवर्ड्स हमारा आज का टॉपिक जो ऑडिट का है, दैट इज अबाउट ऑडिट रिस्क। देखो, उस दिन मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ, और मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, अब रिकॉर्डिंग ऑन है। देखो, मैंने उस दिन आपको बताया था रैप मॉडल क्या होता है, मैं अपनी स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। जी जी भाई, आप बोलते जाएं, ठीक है ना? ठीक है, मैं ठीक है, कम, मेरी नजर वहां पर है। ओके। अच्छा, लेट्स कम टूवर्ड्स द रैप मॉडल ऑफ टॉपिक नाउ। रैप मॉडल में उस दिन हमने पढ़ा था कि हम लोग रेवेन्यू, जी एसेट्स एंड प्रॉफिट को लेके चलते हैं हमेशा। ये चीज मैंने आपको क्यों पढ़ाई थी? व्हाई वाज दिस इंपॉर्टेंट? इज दिस इंपॉर्टेंट टू द एग्जाम इंडिविजुअली? नो, ये क्या चीज मटेरियल हमारे लिए। हाँ, ठीक है, ये क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअली? नहीं, एक ये मिनट प्लीज होल्ड एग्जाम करना, के लिए इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट एक नहीं मिनट है, होल्ड करना, प्लीज होल्ड करना। लेकिन श्योर, ओके। You're going to Waterloo, London Bridge. You get to London Bridge. Yeah. So what you can do, this ticket is valid for London Bridge if you are going London Bridge via Waterloo East. Right. Yeah. But if you are catching a tube, then you have to buy another ticket, or you can just tap in your bank card. If it, the best option is, to be honest, is only 5 minutes walk. You can walk from when you get to Waterloo. There's another station, Waterloo East, and from Waterloo East you will get a train for London Bridge. All right, let's do that. If you struggle, you can have word with my colleague. You know, there's lots of people. They will help you. They will let you know where Waterloo is. 1410 then. Yeah. $17.41. So 19 minutes away. जी भाई। हाँ, लेट मी कंटिन्यू। रैप मॉडल मैंने उस दिन आपको सिखाया था, पर एक मटेरियलिटी sorry. It will from here to Waterloo will take 55 minutes. Because it's a stopping service, you know, we don't have a direct train. So did I come to the wrong station? Where did you come from? I was just from Royal Berkshire Hotel. It's a right station to be honest, but from in this line, you know, we have a stopping service. If you're going towards Slough or Maidenhead, then you get a fast train for Paddington, and within 15 minutes you will get to Paddington. But on our lines, even if you go to Agam, Virginia Water, Ascot, same line. It's a quick, yeah. Okay, thank you so much. No problem. Take care. You too. Platform 1, far side, up and over. If you want, you can wait here because the waiting room is closed over there. It's entirely up to you. ये भाई इंडियन है ये। ओके। जी। अच्छा, सबसे पहली चीज उस दिन मैंने आपको समझाया था रैप मॉडल के बारे में कि व्हाट इज रैप मॉडल, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बारे में बताया था। क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअली फॉर द एग्जाम? नहीं। क्या ये पेपर में एक 5 नंबर का सिर्फ रैप के ऊपर आ जाएगा क्वेश्चन? नहीं। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्या वो मटेरियलिटी के बारे में पूछ सकता है? थ्योरेटिकली यस, वो 2 से 3 मार्क्स का लाजमी पूछ सकता है पेपर के अंदर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बारे में। लेकिन ये रैप मॉडल आप कहाँ पे यूज करते हो? ये ऑडिट रिस्क के अंदर यूज करते हो। जैसे F8 में किया करते थे कि अगर कोई चीज क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो वो आप रैप मॉडल को यूज करके डिटरमिन करते हो कि क्या रेवेन्यू के अंदर जो मिस स्टेटमेंट हो रही है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। रैप मॉडल के थ्रू आप कैलकुलेशन करोगे, ये आपको आंसर बता देगा।
ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम लोग आज रिस्क की तरफ मूव करें, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लाया करता है, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है। हाँ, ये मैंने पढ़ा भी था भाई पहले भी। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपको अगेन ये रैप मॉडल की तरह सिर्फ अभी मैं समझा रहा हूं, यूज इसने भी किधर होना होता है, ऑडिट रिस्क के अंदर जाके होना होता है। लेकिन इसके समझने का क्या तरीका है? लेट सपोज 2012 की आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई है, 2013 की आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई है। एग्जाम्पल के तौर में कहता हूं कि सिर्फ एसेट्स थे, इधर रेवेन्यू की बात हो रही थी, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है, ठीक है। अब एसेट्स जो हैं, मैं आपको कहता हूं कि पहले महीने में वो थे, पिछले साल थे वो 10 मिलियन के, ठीक है। 10 मिलियन के एसेट्स से इस साल वो 12 मिलियन के हो गए हैं। एक जीरो कम होगा। और रेवेन्यू जो था वो था 5 मिलियन का, और इस साल वो हो गया 10 मिलियन का। कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करूं तो वो थी हमारे पास 2 मिलियन की, जी। और वो इंक्रीज हुई है जस्ट टूवर्ड्स 2.5 मिलियन की। अगर आप इन नंबर्स को देखो और इन नंबर्स से सिर्फ जज करने की कोशिश करो कि क्या कोई रिस्क एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उसको कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाना। अगर भाई मेरे कैसे? रेवेन्यू एसेट्स, एंड ये जैसे आपने एसेट रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल दिए, तो इसमें रिस्क कैसे पता चलेगा मुझे? कैसे पता चलेगा? देखो, अब अपने दिमाग को यूज करो। यू आर एन अकाउंटेंट, आप कोई छोटे से बच्चे नहीं हो जिसको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी गई हो और वो ये एनालाइज ना कर सके कि यार एक चीज इतनी ज्यादा एकदम से हो रही है और उसके हुँ, बराबर की दूसरी चीज जो कि उससे लिंक्ड है, वो चीज ज्यादा नहीं हो रही। ठीक है, आप इसको इस चीज को यूज करते हुए, अपने दिमाग को यूज करते हुए, बगैर किसी और इंफॉर्मेशन के जज तो कर सकते हो ना कि कहां पे रिस्क फॉल करता है, कहां पे रिस्क फॉल नहीं करता। ठीक है, हुँ। अगर मैं सिर्फ रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करूं, भाई कॉस्ट एक ऑफ मिनट होल्ड सेल्स के करना, बारे में एक हमें पता मिनट है। होल्ड करना प्लीज़, एक मिनट होल्ड करना। श्योर। हाँ यार। You're right. I'm good. Yeah. I'm fine, thank you. Yeah. Is there a rail card for elderly people? Yeah, we have, but it's for over 60 or 60. Over 60, and do you have to pay for it? How much is it? It's £30 and it will valid for 1 year. Okay. And whenever you travel, you get 1/3 off. Sorry? Whenever you travel, you will get 1/3 off. 1/3 off. So how much is a super off peak return? Waterloo? Yeah. With rail card or without rail card? Without rail card. 14 without rail card 15.50. And so it's 10 quid with. Yeah. It's almost a £5 saving every time. Every time. Okay, and do you need a photo or not? Is it for you just need to fill a form and I will make it for you. Yeah, it should be fine. There you go. हेलो। यस, हेलो। ऐसे करो, इसकी रिकॉर्डिंग कर दो क्योंकि मैंने इसका रेल कार्ड बनाना है, इसमें टाइम लगेगा, इतने में वो आ जाएगी। ठीक है, आप अपना माइक बंद करते, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, मैं अभी कहाँ पे था? मैं आपको ये चीज़ समझा रहा था कि देखो, हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है? आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ऑब्वियसली सिर्फ इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपके पास होंगे, क्योंकि आपके पास 2012 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ 2013 की चीज़ें गिवन है, तो उनको उस चीज़ को देख के आप ये चीज़ नहीं एनालाइज़ कर सकते क्या कहीं पे कोई रिस्क फॉल करता है या नहीं करता। जब भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने का क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, तो उसमें 2 साल की इन्फॉर्मेशन आपको लाज़मी गिवन होगी। एक पिछला साल और एक वो साल जिसके अंदर आप ऑडिट कर रहे हो। मैं आपको कहता हूँ फॉर एग्जांपल, मेरी करंट एग्जांपल में यू आर ऑडिटिंग 2013, और आपको 2013 की भी फाइनेंशियल सारी की सारी स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरी जगह पे आपको उसी के कंपैरेटिव 2012 की भी सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अब उसको यूज करके एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैसे लगाए जाते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने का सिंपल मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर्स को देखना, उन नंबर्स की बेसिस पे आपने ये चीज एनालाइज करना कि यहाँ पे कोई रिस्क है या नहीं है। क्या रेवेन्यू के अंदर कोई रिस्क है या नहीं है? क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर कोई रिस्क है या नहीं है? मैं जो यहाँ पे एग्जांपल यूज करूं, वहां पे सिर्फ तीन तीन लाइन आइटम्स यूज करूं, एसेट्स, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली सिर्फ ये तीन चीजें कंटेन नहीं करती। वो हम लोग जब पूरा क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे
पूरे की पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके लिंक किया जाता है चीजों को। लेकिन हमेशा कुछ चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऐसी होती हैं जो कि आपस में लिंक्ड होती हैं हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक चौथी भी चीज इंक्लूड करती हूँ, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के बारे में मैं कहता हूँ कि पिछले साल यानी 2012 में थी वो 200,000 की, और इस साल वो है 2 नहीं तो 150,000 की, यानी कि डेप्रिसिएशन कम हो रही है। सबसे पहले तो आपका स्टेप होता है एनालाइज द डायरेक्शन। डायरेक्शन एनालाइज करो कि क्या कोई चीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर एसेट्स को हम लोग देखें तो वो इंक्रीज हो रहे हैं, अगर रेवेन्यू को देखें तो वो भी इंक्रीज हो रहा है, अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स को देखें तो वो भी इंक्रीज हो रही है, और अगर डिप्रिसिएशन को देखें तो वो डिक्रीज हो रही है। सबसे पहली चीज, आप एसेट के साथ किस चीज को लिंक करते हो? हमेशा एसेट्स डेप्रिसिएशन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। अगर यहां पे देखा जाए तो एसेट आपके इंक्रीज हुए, 10 मिलियन से उठ के 12 मिलियन पे आपके एसेट्स जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब था? अगर आपने यहां पे, आपके पास दो तीन सिनेरियोज दिमाग में आएंगे डायरेक्टली अगर एसेट आपके इंक्रीज हो रहे हैं। पहला सिनेरियो, IAS 16 के अकॉर्डिंगली उसकी रिवैल्यूएशन हुई होगी, रिवैल्यूएशन गई होगी ओसीआई में, और ओसीआई में जाके जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है वो वहां गई होगी हर एक चीज, लेकिन एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी। पहला सिनेरियो ये है। और दूसरा सिनेरियो क्या है कि हो सकता है कि आपने कुछ एसेट्स और खरीदे हो जिसकी वजह से आपकी नेट बुक वैल्यू बढ़ गई है, और अगर आपकी नेट बुक वैल्यू बढ़ गई है, एसेट्स आपने ज्यादा खरीदे हैं, तो फिर डेप्रिसिएशन जो कि उससे डायरेक्टली लिंक्ड एसेट्स के साथ, वो भी तो ज्यादा होनी चाहिए थी ना। वो क्यों 2 लाख से सीधा 1.5 लाख पे आ गई जबकि आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं? अब हाँ, आप जहन में ये सोच सकते हो कि अगर रिवैल्यूएशन की वजह से तो एक्सेस डेप्रिसिएशन उठ के दूसरी साइड पे गई होगी। तो मेरा क्वेश्चन तब भी आपसे बनता है कि डेप्रिसिएशन फिर भी कम क्यों हो रही है? ठीक है, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि एक्सेस डेप्रिसिएशन ओसीआई में चली गई, उसका इंपैक्ट कोई प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं आया होगा, लेकिन क्या आप 100% अपनी इस थिंकिंग के ऊपर रिलाई कर जाओगे या फिर भी कोई रिस्क आइडेंटिफाई करोगे? आपने हमेशा क्वेश्चन को, जिससे एसबीआर के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन को अपने बेनिफिट के लिए यूज करते थे। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, अगर कोई वेग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, तो उस इंफॉर्मेशन को अपने बेनिफिट में यूज करो और मार्क्स गेन करो। एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं, ऑडिट का पेपर है, उसमें भी आपने यही काम करना है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन और रिस्क बना सकते हो, बनाओ, धड़ाधड़ बनाओ, और अपने बेनिफिट के लिए यूज करो इंफॉर्मेशन को। यहाँ पे ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि ओसीआई में गया, उसकी वजह से मैं उस बारे में सोचूंगा ही नहीं। क्यों? अगर मैं वो सोचूंगा, मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मुझे मार्क्स क्या मिलेंगे? मैं यहाँ पे ये रिस्क बता सकता हूँ कि यार, पॉसिबल है कि एसेट्स परचेज हुए हो, लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो डिक्रीज हो गई है। तो रिस्क कहां पे फॉल करता है कि एक्स, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को क्या किया होगा? अंडरस्टेट किया होगा। अपने बेनिफिट के लिए मैंने यूज किया इस चीज को कि इट इज पॉसिबल दैट द depreciation expense in the financial statement is understated because the carrying value of the assets has increased. It is possible that the company might have purchased a few more assets, hence the carrying amount have increased, which in turn should have increased the depreciation charge for the year. But the depreciation is decreasing and not increasing. तो रिस्क है। रिस्क कैसे लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो बात की बात है, वो मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा। यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स को समझ लें, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी ऑडिट रिस्क के अंदर ही यूज होते हैं। इसका क्वेश्चन भी कभी कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं आने वाला आपको कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं बताओ, नहीं, थ्योरी नहीं आने वाली इसकी। ये भी आप यूज करोगे विद इन ऑडिट के क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आके आके ये मैंने एक पहला रिस्क था जो कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मैं उन चीजों को डिलीट कर देता हूँ जो कि मैंने आइडेंटिफाई कर ली। मैंने एसेट्स के अंदर एक रिस्क था, डेप्रिसिएशन के अंदर रिस्क था, मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन चलो, मैं पहले डेप्रिसिएशन को साइड पे कर देता हूँ कि डेप्रिसिएशन का रिस्क मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। एक नॉन सिग्निफिकेंट रिस्क भी मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इस वक्त, जो कि छोटा मोटा रिस्क। अगर मुझे कोई और कुछ ना मिल रहा हुआ तो मैं अपने मार्क्स बचाने के लिए ये वाला रिस्क पे लिख सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैंने एसेट्स परचेज किए हैं। अगर एसेट्स परचेज किए तो IAS 16 के अकॉर्डिंगली उसके कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए, या इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो सिर्फ तब मैं रिकॉर्ड करूंगा वो एसेट, अदरवाइज नहीं करूंगा वो एसेट रिकॉर्ड अपने पास। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। ऑडिट रिस्क तो यहाँ पे भी फॉल करता है कि हो सकता है कि इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट ना कर रहा हो, उसके बावजूद कंपनी ने एसेट्स रिकॉर्ड कर दिए, ऑडिट का रिस्क फॉल कर गया। हमेशा याद रखना, ऑडिट रिस्क के पेपर के अंदर आपने स्टैंडर्ड
अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है। अगर एसेट्स के ऊपर बात कर रहे हो, तो एसेट्स वाला स्टैंडर्ड कौन-सा है? आईएस 16 है, आईएस 38 है, आईएस 36 इम्पेयरमेंट है, हर एक चीज़ है। लेकिन वेग कोई भी पॉइंट रेज़ नहीं करना है। यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे कि हो सकता है आईएस 36 के अकॉर्डिंगली इसकी इम्पेयरमेंट चार्ज हो गई है। नहीं, जो चीज़ नज़र आ रही है, उसके बारे में बात करो। नज़र क्या आ रहा है कि एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो मतलब एसेट्स परचेज़ हुए। अगर परचेज़ हो रहे हैं, तो आईएस 16 के अंदर कौन-सी ऐसी चीज़ है, जो कि मैं रिस्क के लिए आइडेंटिफ़ाई कर सकता हूँ कि अगर एसेट परचेज़ हो रहे हैं? क्या चीज़ है? कि आईएस 16 इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के बारे में बात करता है अपने अंदर कि भाई अगर एसेट तुमने परचेज किया, कैरिंग वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने एसेट परचेज किए। अगर परचेज किए तो किस प्रोसेस के थ्रू गुजरे होंगे? आईएस 16 के इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के प्रोसेस के थ्रू गुजरे होंगे, तभी रिकॉर्ड हुए हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि वो इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अंडर आईएस 16 मीट ना कर रहे हो, इसके बावजूद कंपनी ने रिकॉर्ड कर लिया, तो ऑडिट का रिस्क है। मेरे पास एक और रिस्क आ गया। मैंने यहाँ पे 2 रिस्क आइडेंटिफाई करनी है अपनी छोटी सी इंफॉर्मेशन के अंदर। अच्छा, आई एम सॉरी, थोड़ा-सा क्लास में प्रॉब्लम आ गया था नेट का, तो मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। ख़ैर, मैं आपको ये बता रहा था, छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है, मैंने 2 रिस्क आइडेंटिफ़ाई कर लिए एसेट्स और डेप्रिसिएशन के अंदर। अब आगे बात रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स की। मैंने रिकॉर्ड किया रेवेन्यू, रेवेन्यू मेरा इंक्रीज़ हो रहा है। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, आई नो कि आईएफआरएस 15 के अंडर अगर अब वही जो मैंने एसेट्स पे पूरा का पूरा सिस्टम चलाया, मैं उसको एक प्रोसेस से गुज़ार के गया। आईएफआरएस 15 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ हो रहा है, तो 5 स्टेप्स का क्राइटेरिया आईएफआरएस 15 के अंदर, स्टैंडर्ड मुझे याद है। तो मैं ठीक है, यहाँ पे वो बात कर सकता हूँ कि यार क्या पता उसमें से कोई एक स्टेप मीट ना हो रहा, उसके बावजूद रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। लेकिन मैं वो बात नहीं करूँगा क्योंकि उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मेरे सामने नहीं आ रही ना। लिंक नहीं कर पा रहा मैं। आपने हमेशा बात वो करनी है जो कि आप लिंक कर सको सिनेरियो के साथ। यहाँ पे ठीक है, मैं लिंक कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए सिनेरियो में मटेरियल नहीं मौजूद जो कि मैं अपने आंसर में लिखूँ। क्योंकि जब भी ऑडिट रिस्क बात कर रहे होते हैं, मैं भी आगे आपको बताऊँगा ऑडिट रिस्क में क्या-क्या चीज़ें आपने लिखनी होती हैं रिस्क के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है? एक रिस्क के पॉइंट के लिए आपने क्या-क्या चीज़ें लिखनी होती है 6 या 3 मार्क्स लेने के लिए। सॉरी, 3 मार्क्स लेने के लिए। तो उस क्राइटेरिया में आप लिंक नहीं कर सकोगे क्योंकि आपके पास सिनेरियो में मटेरियल नहीं मौजूद। अगर वो मटेरियल आप नहीं लिख रहे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ऐसा पॉइंट नहीं लिखना। यहाँ पे मैं लिंक कर सकता हूँ डायरेक्टली टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर मैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगाऊँ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे रेवेन्यू का कितने परसेंट रिप्रेजेंट करती थी? दे रिप्रेजेंटेड हाउ मच? पहले साल में 40% रिप्रेजेंट करती थी। दूसरे साल में वो रिप्रेजेंट करती हैं जस्ट गलत करती है, सॉरी, दिस डिवाइडेड बाय दिस। 25% रिप्रेजेंट करती है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स 40% से उठ के 25% पे आ गई है। हालांकि मेरा रेवेन्यू कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है? मेरा रेवेन्यू 5 मिलियन से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज निकालूं, इट वुड बी 10 मिलियन माइनस 5 मिलियन, परसेंटेज निकाल रहा हूँ बेसिकली, डिवाइडेड बाय, दोबारा 10 मिलियन कर दूं करंट ईयर के साथ, तो मेरे पास परसेंटेज निकल आएगी कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू, जो कि 50% से इंक्रीज हुआ है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने परसेंट से डिक्रीज हो रही है? अगर मैं वही वाला फॉर्मूला लगा दूं कि मेरे 25 2.5 मिलियन माइनस 2 मिलियन, 5 लाख से डिक्रीज हो रहा है ना, तो माइनस 5 लाख आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इस साल वाला। तो मेरा रेवेन्यू कितने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है? 20% से मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज हो रही है, हालांकि रेवेन्यू 50% से इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे पता है कि रेवेन्यू इज डायरेक्टली लिंक्ड विद कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी तो इंक्रीज होना चाहिए ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों डिक्रीज हो रही है मेरे पास? तो यहां पे मेरे पास रिस्क है। अब रिस्क में दो जगह पे डिफाइन कर सकता हूं कि इट इज पॉसिबल कि रेवेन्यू मेरा ओवरस्टेटेड है सिंपली। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट अब सिनेरियो से मटेरियल निकाल के मुझे लिखना था। मटेरियल में क्या लिख सकता हूं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज नहीं हुई, इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू रेवेन्यू। और मुझे ये बात साथ-साथ ये भी पता है कि अगर रेवेन्यू एक्चुअली एग्जिस्ट करता है और मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट मैंने कोई ना कोई कॉस्ट बेयर की होगी। कॉस्ट इज़ नॉन एक्जिस्टेंट, हेंस इट इज़ पॉसिबल दैट रेवेन्यू डज़ नॉट एक्जिस्ट। मैं ये बात लिख सकता हूँ। किस तरह लिखी, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है?
ये मेरा एक रिस्क था कि रेवेन्यू भी ओवरस्टेटेड हो सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी जगह पे मैं दूसरा रिस्क बना सकता हूँ कि अगर मेरा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा था, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज़ नहीं हुई उस परसेंटेज से। अगर चलो बहुत भी मैंने कंट्रोल कर लिया अपनी कॉस्ट, पहले साल 40% थी, तो इस साल डायरेक्टली 25 पे तो नहीं जा सकती ना, 38 हो सकती है, 39% हो सकती है, 35 हो सकती है परसेंटेज, लेकिन इससे कम पे तो नहीं जा सकती ना मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अगेन मैं दूसरी बात ये भी कह सकता हूँ कि इट इज़ पॉसिबल दैट मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आर अंडरस्टेटेड, क्योंकि मेरा रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। मटेरियल कहाँ से मिला मुझे लिखने के लिए कि मेरा रेवेन्यू इंक्रीज़ है, तो उसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही। 50% से रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है मेरा, तो एटलीस्ट 50% से मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी। क्योंकि जो मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, एकदम से मुझे वो सस्ता तो नहीं मिलना शुरू हो गया ना। अगर वो सस्ता मिलना शुरू हुआ था, तो मार्केट के अंदर बाकी लोग जो वही चीज़ें बेचते थे जो मैं बना के बेच रहा हूँ, वो भी अपनी कॉस्ट ऑफ सेलिंग डिक्रीज़ कर देते, अपने सेल्स प्राइस डिक्रीज़ कर देते अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, ठीक है? तो मैंने क्यों अपना रेवेन्यू इतना ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, हालाँकि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो इतनी कम है, तो इट इज़ पॉसिबल कि मैं अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को अंडरस्टेट कर रहा हूँ, ताकि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आए, ठीक है? अच्छा, ये थे एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स हमेशा ऐसे ही रहेंगे पेपर में। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करके हमेशा उस पे कोई एनालिटिकल प्रोसीजर, अब जब भी मैं एनालिटिकल प्रोसीजर की बात करूँगा, तो यही करूँगा कि नंबर्स को यूज़ करो और आइडेंटिफ़ाई करो कि कहीं पे कोई रिस्क फ़ॉल करता है या नहीं करता, ठीक है? आज के बाद जब तक एफ-8 का ट्रिपल ए का कोर्स हम लोग पढ़ें, एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब यही रहेगा मेरी ज़ुबान में। अब बात करते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैसे आएँगे पेपर में। पेपर में कैसे आने हैं? ये ऑडिट रिस्क के पेपर के ऑडिट के सॉरी ऑडिट रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कैसे आएँगे। होगा यही, पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको गिवन होगी, उसमें से आप रिस्क आइडेंटिफाई करोगे, और जो अब हम आगे कोर्स शुरू करने लगे हैं व्हिच इज़ ऑडिट रिस्क। आप सारा का सारा रिस्क का क्वेश्चन इस अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे। ऑडिट रिस्क जो कि मैं भी आपको पढ़ाने लगूँ। इस तरह से आपने अपना पेपर सॉल्व करना है। लेट्स कम टुवर्ड्स ऑडिट रिस्क नाउ। ऑडिट रिस्क हम लोगों ने F8 में पढ़ा था। F8 में हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था कि ऑडिट रिस्क फ़ॉल करता है हमारी 2 चीज़ों की वजह से। इन्हेरेंट रिस्क हो सकता है एक कंपनी के अंदर, या फिर कंट्रोल रिस्क हो सकता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर दूँ, डेफिनिशंस आपने पढ़नी है अपनी बुक के अंदर से, वो आपने नहीं छोड़नी, ठीक है? ज़रूरी नहीं है पेपर में थ्योरेटिकली वो नहीं पूछेगा, लेकिन वो फिर भी आपको आनी चाहिए। कुछ नहीं पता होता एग्ज़ामिनर का दिमाग कैसा है। इन्हेरेंट रिस्क क्या होता है कि कंपनी की नेचर की वजह से अगर कोई हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम जो है वो रिस्क में फॉल कर रहा हो, ठीक है? नेचर ऐसी हो सकती है। कंपनी जो है वो एक फास्ट पेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है, और ऐसी इंडस्ट्री में काम करती है जिसमें अगर प्रोडक्ट पड़ा-पड़ा खराब हो सकता है या आउटडेटेड हो सकता है। फॉरएवर 21 एक चेन है कपड़ों की, लड़कियों की, ठीक है? फास्ट फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, जल्दी से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और ख़त्म कर देते हैं, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से लेट्स सपोज़ अगर उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया और वो बिका ही नहीं, तो वो इन्वेंटरी में पड़ा रहा। इन्हेरेंट रिस्क तो है कि वो इन्वेंटरी अब बिकने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि जो जनरल पब्लिक है जो वो फॉरएवर 21 की क्लोथिंग खरीदती थी, अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगी। तो अगर इंटरेस्टेड नहीं होगी, इन्हेरेंट रिस्क फॉल कर जाता है कि यार कंपनी ऐसी और ऐसे पेस में काम कर रही है, ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रही है वो कंपनी, के वहाँ पे अगर एक चीज़ पड़ी भी है, तो एकदम से आउटडेट हो सकती है। तो ये नेचुरल कंपनी का एक रिस्क है। तो इसे कहते हैं इन्हेरेंट रिस्क, और इन्हेरेंट रिस्क भी ऑडिट रिस्क का पार्ट होता है। फिर आ जाता है मेरे पास कंट्रोल रिस्क। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि इंटरनल कंट्रोल्स वीक होने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम मिसस्टेट हो सकते हैं। मतलब क्या है इसके कहने का, कि लेट्स सपोज अगर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आप अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो ना जुनेद, तो उस रेवेन्यू सिर्फ आप इस तरह डायरेक्टली उठा के पोस्ट नहीं कर दोगे। उसके ऊपर कंट्रोल्स होते हैं, आपके इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स किस तरीके से आप उसको करते हो, कि अगर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो, सबसे पहले एक इनवॉइस जनरेट होगी। वो इनवॉइस कस्टमर तक जाएगी। कस्टमर, वो इनवॉइस कस्टमर तक जाएगी। कस्टमर उस इनवॉइस को एक्नॉलेज करेगा, ठीक है? एक्नॉलेज होने के बाद जब वो एक्नॉलेज हो जाएगी, तो इस कंपनी का सीएफओ बोलेगा, "हाँ भाई, अब आप इसको पोस्ट करो रेवेन्यू को, रिकॉर्ड करो।" पोस्ट करने का मतलब ये है कि रिकॉर्ड कर लो रेवेन्यू, और जब रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रेवेन्यू के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है? ये एक कंट्रोल है सादा-सा जो कि मैंने अभी आपके सामने बयान किया। लेकिन
अगर लेट्स सपोज यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट से पहले ही सीएफओ बोल देता है कि भाई रिकॉर्ड कर लो, तो ये वीक कंट्रोल है ना। एक्नॉलेजमेंट हुई नहीं, आपने रिकॉर्ड कर लिया, क्या पता कस्टमर बोले कि भाई मैंने तो ये चीजें मंगवाई नहीं थी जो आपने मुझे भेज दी, तो आपने तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया होगा तब तक, तो वो कंट्रोल तो आपका वीक है। इसे कहते हैं वीक कंट्रोल्स होने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम के अंदर रिस्क फॉल करना। फिर ट्रिपल ए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क सबसे आसान रिस्क है, इसका कोई वो नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके लिए, खास सिर्फ यही है कि देयर इज अ रिस्क दैट ऑडिटर will be unable to identify the misstatements in the financial statements. क्यों? कोई भी रीज़न हो सकती है। ऑडिटर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ऑडिटर ने इतना काम नहीं किया हुआ, जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहे हैं, वो ऐसी इंडस्ट्री में फ़ॉल करती है कि उस इंडस्ट्री में ऑडिटर ने कभी काम नहीं किया हुआ। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ऑयल एंड गैस का एक क्लाइंट आया, मैंने आज से पहले कभी भी ऑयल एंड गैस का ऑडिट नहीं किया। अगर मैंने ऑयल एंड गैस का ऑडिट नहीं किया, तो मैं उनके प्रोसेसेस को नहीं जानता, मैं उनके काम को नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता कि रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होते हैं, मैं ये नहीं जानता कॉस्ट क्या होती है। तो देयर इज़ अ रिस्क कि मैं ऐसी चीज़ें मिस कर जाऊँगा, जो कि मटीरियली मिसस्टेटेड हैं आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और मैं उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकूँगा। एज़ एन ऑडिटर मेरा तो काम यही है ना कि भाई मैं डिटेक्शन रिस्क को कम से कम रखूँ, और मैं अपने डिटेक्शन रिस्क को कम कैसे रख सकता हूँ? अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है, अगर मुझे पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से रिकॉर्ड करती है चीज़ों को, अगर मुझे पता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे किया जाता है। लेकिन अगर चीज़ें मैं ये वाली नहीं कर रहा, तो इन द एंड क्या होगा कि मैं उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकूँगा, एंड दिस इज़ अ डिटेक्शन रिस्क। ठीक है? लेकिन अब हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि F8 में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये वाला रिस्क, इन्हेरेंट रिस्क। ये वो रिस्क है जो कि F8 कह रहा हूँ, सॉरी, ट्रिपल ए में आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो ये 2 आने के चांसेस आप समझ लो आर ऑलमोस्ट 1%। लेकिन इन्हेरेंट रिस्क आने के चांसेस आर ऑलवेज़ 99%। आपको क्या आइडेंटिफ़ाई करना है कि जो रिस्क मौजूद है, वो इन्हेरेंट रिस्क मौजूद है या कंट्रोल रिस्क या डिटेंशन रिस्क है? नहीं, आपको ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई नहीं करनी। कोई भी रिस्क का क्वेश्चन आएगा, आपने डायरेक्टली बता देना है कि भाई क्या ये रिस्क है। बस आपने ये नहीं बताना कि ये इन्हेरेंट रिस्क है। इस चीज़ से आप बचे हुए हो ऑडिट के पेपर में। तो ऑडिट रिस्क के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ अभी तक पढ़ ली है कि भाई यहाँ पे 3 चीज़ें फ़ॉल करती हैं, इन्हेरेंट रिस्क, दूसरी है हमारे पास कंट्रोल रिस्क, और तीसरा है मेरे पास डिटेक्शन रिस्क। ठीक हो गया? ये होती क्या चीज़ें हैं तीनों की तीनों, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे, ठीक है? याद रखना है, याद नहीं रखना, बस थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअली आपको इसको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन इन्हेरेंट रिस्क, व्हाट इज़ अ कंट्रोल रिस्क एंड व्हाट इज़ द डिटेक्शन रिस्क, ठीक है? हमारा मेन फोकस होता है हमेशा इन्हेरेंट रिस्क के ऊपर, क्योंकि पेपर आपका हमेशा इन्हेरेंट रिस्क के ऊपर बनता है, कंट्रोल रिस्क के ऊपर नहीं बनता, प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है। डिटेक्शन रिस्क के ऊपर नहीं बनता, बहुत आसान है, अगर डिटेक्शन रिस्क आ जाए तो पेपर सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको इन्फॉर्मेशन, लेट्स सपोज़ मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बना के दे देता हूँ। मेरे पास क्लाइंट आया एक ऑयल एंड गैस का, या फिर मेरे पास क्लाइंट आया व्हीकल रेंटल कंपनी का। मैंने आज से पहले व्हीकल रेंटल कंपनी का ऑडिट नहीं किया, बताओ क्या रिस्क है? आप सीधा-सीधा बोल दोगे डिटेक्शन रिस्क है, ब्ला, 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 पेपर खत्म, आपको 24 में से 24 मार्क्स मिल गए। क्या इतना आसान पेपर रहेगा? नहीं आएगा। डिटेक्शन रिस्क सिर्फ़ और सिर्फ़ यहीं पे फ़ॉल कर जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा और डिटेल में मैं जाऊँगा, डिटेक्शन रिस्क क्या बन जाएगा आपके लिए कि लेट्स सपोज़ रेवेन्यू है, और आज से पहले मैंने रेवेन्यू के हेड के ऊपर कभी काम नहीं किया, मैंने रेवेन्यू का ऑडिट कभी तक नहीं किया, तो मैं डिटेक्शन रिस्क फ़ॉल कर जाता है दैट द ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द रेवेन्यू व्हिच इज़ नॉट एक्सिस्ट और व्हिच इज़ मटीरियली मिसस्टेटेड। तो अगेन बहुत ईज़ी हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन्स कभी भी आपको एग्ज़ामिनर नहीं देगा। ठीक है? लेकिन अब आते हैं हम लोग रिस्क के इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन्स कैसे सॉल्व होते हैं? मैंने एक क्वेश्चन उसके तौर पे निकाल के रखा हुआ है अपने पास कि कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन एक अपनी तरफ से बना के रखा हुआ है यहाँ पे। ये मैं इस रिकॉर्डिंग में सॉल्व करूँगा, और इस क्वेश्चन में अगर आपको किसी किस्म का डाउट हो गया, कोई चीज़ होगी, तो आप मेरे से वो फिर कल पूछ सकते हो। ठीक है इंशाल्लाह? लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको आज सॉल्व करवा के इस रिकॉर्डिंग को मैं एंड करूँगा। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है? यहाँ तक देखो, ऑडिट का पेपर एक कॉन्सेप्चुअल पेपर है। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता। ऑडिट रिस्क अगर बात की जाए, तो अब आपने बुक से पढ़ना है, और इससे ज़्यादा इसके बारे में कोई डेफिनिशंस याद नहीं करनी, कुछ नहीं याद करना। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए, तो ऑडिट का पेपर, तो ऑडिट वाला पोर्शन तो आपका खत्म हो गया ना। मतलब आप हम लोग तो इस चीज़ को खत्म
कर चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसका। सबसे इसमें जो ऑडिट के पेपर में आप कह सकते हो टेक्निकल पॉइंट है ना, पेपर में लोग फेल क्यों करते हैं? एक प्रैक्टिस नहीं होती और दूसरी चीज़ क्वेश्चन सॉल्व करने का उनको तरीका नहीं आता, अपनी तरफ से लिखते जाते हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर अभी ये रेवेन्यू और इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे जो मैंने ये काम किया, इन चीज़ों के ऊपर मैंने रिस्क बना के लिखे थे। वो एक छोटे बच्चों की तरह लिखने वाले रिस्क हैं। मैंने उसमें कोई एक क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया। क्वेश्चन लिखने का, आंसर लिखने का हमेशा से एक क्राइटेरिया होता है ऑडिट के पेपर में, जिसको प्रोफेशनली लिखा जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर मैं उस क्राइटेरिया की तरफ आऊँ कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपने कैसे उसको सॉल्व करना है? 1 सेकंड। देखो, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन टेक्निक के ऊपर, कि क्वेश्चन को आपने हमेशा ऑडिट के पेपर में सॉल्व कैसे करना है। इसके हमारे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? और अगर ये 6 स्टेप्स आप अपने दिल से फॉलो करो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अ अ, को कोई अच्छा काम करना चाहते हो, मतलब जिस काम में आपको शौक होता है। अगर आप इस काम को अच्छे से करना चाहते हो, एक ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो, तो ये 6 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, 6 बेबी स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। आपका जो ऑडिट रिस्क वाला क्वेश्चन है ना, वो भई पास है। उसमें फिर आपको सिर्फ़ एक मसला आएगा आइडेंटिफिकेशन का, कि रिस्क आइडेंटिफ़ाई कैसे किया जाता है, ठीक है? ये 6 स्टेप्स होते हैं ऐसे कुछ, कि सबसे पहले आपने बताना होता है कि व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम इज़ एट रिस्क, इज़ इट ओवर और अंडरस्टेटेड। सबसे पहला स्टेप ये हो गया। स्टेप्स को एक्सप्लेन मैं बाद में करता हूँ, पहले स्टेप्स लिख लेता हूँ। दूसरा स्टेप आपके पास क्या होता है कि एक्सप्लेन द रेलेवेंट आईएएस और आईएफआरएस इन 1 लाइन मैक्स। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हो गया कि राइट मटेरियल फ्रॉम सिनेरियो। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है? या इसको दूसरा नाम ये भी दिया जा सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई देयर इज रिस्क इन, बस बस यहाँ तक, ठीक है? एक्सप्लेन व्हाई देयर इज रिस्क, ठीक है? अगला स्टेप आपके पास होता है कि कैलकुलेट मटेरियलिटी इफ अमाउंट्स आर गिवन और इफ मटेरियल बाय नेचर। ठीक हो गया? बस इसको आप कर दो डिलीट। यही 4 स्टेप्स होते हैं, आई एम सॉरी, एक ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आ जाओ हर एक स्टेप की फर्दर डेफिनिशन के ऊपर या फर्दर डिटेल के ऊपर। देखो, मैं अब आपको ना, जो मैंने यहाँ पे ये बनाया था ना रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ इन 4 स्टेप्स को यूज़ करते हुए। सबसे पहली चीज़ कि क्या सबसे पहला स्टेप है, व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम इज़ एट रिस्क, इज़ इट ओवर और अंडरस्टेटेड? मैं अपना आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं अपना आंसर कैसे स्ट्रक्चर करूँगा? मेरा आंसर 100% मेरा आंसर 100% इन 4 स्टेप्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। मैंने सबसे पहले क्या किया, आंसर इन 4 स्टेप्स को यूज़ करने से पहले रिस्क आइडेंटिफाई किया। कैसे किया? अगर एनालिटिकल प्रोसीजर का था, वरना थ्योरेटिकल भी हो सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, जहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर आपको कोई नहीं लगाना पड़ा। लेकिन अगर एनालिटिकल क्वेश्चन होता कोई, तो वो इस तरह से मैं सॉल्व करता, जैसे मैं अभी करने लगा हूँ। देखो, मैंने पहले तो आइडेंटिफाई किया ना यहाँ पे, कि भाई रिस्क कहाँ-कहाँ पे फ़ॉल करते हैं। मैंने आइडेंटिफाई किया कि रेवेन्यू ओवरस्टेटेड हो सकता है, और दूसरी जगह मैंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ना, वो भी अंडरस्टेट हो सकती है। तो मैं ज़्यादा वैलिड पॉइंट मेरे यहाँ पे लग रहा है कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल अंडरस्टेट होने का खतरा है, रेवेन्यू ओवरस्टेट होने का खतरा नहीं है। ठीक है? मैं इधर चला जाता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया था इन्हेरेंट रिस्क की तरफ जाओ, कंट्रोल रिस्क की तरफ ना जाओ। कंट्रोल रिस्क तब होता है जब रेवेन्यू उन एक्नॉलेजमेंट्स के बगैर रिकॉर्ड हो जाता है जो कि कस्टमर ने की भी नहीं है, ठीक है? वहाँ पे कंट्रोल रिस्क फॉल कर जाता है, लेकिन खैर उसकी तरफ नहीं जाते, हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ये ज़्यादा वैलिड रिस्क मुझे लग रहा है। मैं अंडरस्टेटमेंट की तरफ जाऊँगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडरस्टेटेड हो सकती है। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूँगा? देयर इज़ अ रिस्क
that the cost of sales in the statement of profit or loss is, बस यहां पे मैं रुक गया। इसके बाद क्या लिखना है, आगे क्या लिखा हुआ है, इज इट ओवर या अंडरस्टेटेड। मैंने देखा था कि ये अंडरस्टेटेड है, होना इसे ज्यादा चाहिए। ठीक है, मैं यहां पे लिख दूंगा there is a risk that the cost of sales in the statement of profit or loss is overstated। ठीक हो गया। अब आगे आता हूं, एक्सप्लेन द रेलिवेंट आईएएस और आईएफआरएस इन वन लाइन मैक्स। अब मेरे पास इससे रिलेटेड कोई आईएएस नहीं है, कोई आईएफआरएस नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात कर सकता हूं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है इसके बारे में, द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क states that the cost associated with an income should be recognized in the period in which that income is recognized। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये वाली बात करते हैं ना, ऑब्वियसली करते हैं, तो मैंने उसी को लेके चला मैं। एक मिनट, मैं इसको ठीक कर दूं। मैंने वहां पे आईएएस एक्सप्लेन करने के अलावा, अगर आईएएस नहीं था मेरे पास तो मैंने आईएएस नहीं एक्सप्लेन किया। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे छलांग मारी और वो एक्सप्लेन करती है। मतलब मैं इस वाले स्टेप से होके गुजर चुका हूँ। एक मिनट, ये स्टेप मेरा हो गया, मैं उसको ग्रीन कर देता हूँ। नीचे वाला स्टेप मेरा हो गया, मैं इसको भी ग्रीन कर देता हूँ। अब आ जाता है तीसरा स्टेप, राइट मटेरियल फ्रॉम सिनेरियो। एक्सप्लेन करो कि क्यों रिस्क है, रिस्क क्यों फॉल करता है मेरे लिए। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसकी क्या बनाई थी अपने जहन में कि भाई देखो, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 50% से इंक्रीज हो रहा है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, सिर्फ 20% से इंक्रीज हो रही है। हालांकि कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्टली लिंक्ड होती है रेवेन्यू के साथ, एंड इट शुड ग्रो प्रोपोर्शनेटली विद रेवेन्यू। एंड पिछले साल वो 40% रिप्रेजेंट करती थी। 2012 में कैसे निकाली थी मैंने, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, और इस साल वो 25% रिप्रेजेंट करती है सिर्फ। इसलिए मुझे लगता है कि रेवी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो ज्यादा होनी चाहिए थी, हालांकि वो प्रोपोर्शनली ग्रो करनी चाहिए थी, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट से ग्रो की है इन प्रोपोर्शन टू द रेवेन्यू। तो मैं ये सारी की सारी कहानी लिख दूंगा। रेवेन्यू हैज ग्रोन फ्रॉम द पास्ट ईयर बाय कितने परसेंट, 50%। ये कैलकुलेशन, ये थोड़ा सा स्पेस आ गई बीच में, इसको इग्नोर करना, जब मैं नीचे लिख रहा था स्पेस आ गई थी, लेकिन कैलकुलेशन मैंने आपको पहले समझा दिया था। रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय 50% ओवर द प्रीवियस ईयर, लिख चुका हूं मैं। रेवेन्यू हैज ग्रोन फ्रॉम पास्ट ईयर बाय 50%, वेयर एज उमा द कॉस्ट ऑफ सेल्स हैज ओनली ग्रोन, ग्रोन नहीं, द कॉस्ट ऑफ सेल्स हैज ओनली इंक्रीज्ड बाय 20%। इन 2012, जो पिछले साल का ईयर था वो मैंने लिखा, इन 2012 कॉस्ट ऑफ सेल्स represented 20% of the revenue, whereas in this, गलत लिख दिया सॉरी, this is 40% not 20%। यहां पे लिखा हुआ है 40%, ये रही। whereas in this year the cost of sales represents 25%, yes 25%, represents 25% of the total revenue। Cost of sales is directly linked with revenue and should have grown in direct proportion to the revenue. Whereas in the current year's financial statements, it has not grown proportionately, and hence the risks exist that it is understated। मेरा स्टेप नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कितना आसान था, ये जगह खाली थी बिल्कुल।
अगर मेरे पास ये 4 स्टेप्स ना होते तो मैं कभी भी इसको इतना एक्सप्लेन ना कर सकता इन डेप्थ। लेकिन क्योंकि मेरे पास ये 4 स्टेप्स हैं, चाहे एनालिटिकल का क्वेश्चन हो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स से रिस्क आइडेंटिफाई करने हो या चाहे थ्योरेटिकल तरीके से रिस्क आइडेंटिफाई करने हो, जो पिछला वाला क्वेश्चन है जो कि मैं आपको भेजूँगा। ठीक है? लेकिन मेरे पास ये 4 स्टेप्स हैं। मैं ये 4 स्टेप्स यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि भाई रिस्क किस तरह से मैंने लिखने हैं। आसान हो गया ना बहुत ज़्यादा। अभी सिर्फ मैंने 3 लिखे हैं। मेरे पास इतना कुछ लिखा गया और मेरा टाइम भी नहीं लगा। मुझे मज़ा आया लिखने में। क्यों मज़ा आया? क्योंकि मुझे पता था मैंने क्या-क्या लिखना है। मुझे बैठ के सोचना नहीं पड़ा कि भाई कैसे करना है। खैर, अपने चौथे पॉइंट पे आते हैं जो कहता है कैलकुलेट मटेरियलिटी इफ अमाउंट्स आर गिवन और इफ मटेरियल बाय नेचर। ये मटेरियल बाय नेचर नहीं है, हमें ये चीज़ पता है। ये इसकी मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमने ऑलरेडी वैसे की हुई है, ठीक है? लेकिन क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे मटेरियलिटी मैंने अगर आपको एक कॉन्सेप्ट रैप का बताया था, तो वो मैंने ये बताया था कि देखो रैप का कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, कि अगर एक मटेरियल रिस्क वाली अमाउंट गिवन हो, जैसे इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर मुझे ये लगता है कि सिर्फ 5 लाख की अमाउंट जो है, उसके अंदर रिस्क फॉल करता है या 50,000 के अमाउंट के अंदर रिस्क फॉल करता है। मैं उसकी मटेरियलिटी कैलकुलेट कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे मुझे वो अमाउंट नहीं गिवन, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए सारी अमाउंट की मटेरियलिटी कैलकुलेट कर लूँगा। कैसे करूँगा कि मैं 2.5 मिलियन डिवाइडेड बाय उसी साल, जिस साल आप काम कर रहे हो, जिस साल के ऊपर आप काम कर रहे हो, सिर्फ उसी साल के बेसिस के ऊपर आपने मटेरियलिटी निकालनी है, पिछले साल को इग्नोर करना है मटेरियलिटी के लिए, ठीक है? तो मैंने क्या किया, कॉस्ट अच्छा, अगेन दूसरा स्टेप मटेरियलिटी निकालते वक़्त मैंने आपको रैप मॉडल में बताया था कि जिस चीज़ से लिंक्ड है वो, उसी के ऊपर आप उसकी मटेरियलिटी कैलकुलेट करो। कॉस्ट ऑफ सेल्स एसेट से लिंक नहीं कर सकता। कॉस्ट ऑफ सेल्स हाँ, प्रॉफिट से लिंक कर सकता है, लेकिन मुझे प्रॉफिट यहाँ पे गिवन नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबल मेरे पास क्या है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का पहला लिंक किधर जाता है हमेशा? रेवेन्यू के साथ जाता है। तो अगर प्रॉफिट गिवन भी होता तो फिर भी मैं रेवेन्यू के साथ उसको लिंक कर रहा होता, मैं उसी के ऊपर उसकी मटेरियलिटी निकालूँगा। कैसे? कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि 2.5 मिलियन की है, डिवाइडेड बाय टोटल उस साल का रेवेन्यू, उससे डिवाइड कर दिया, मेरे पास उसकी मटेरियलिटी आ गई। वही है क्योंकि मैंने पहले निकाली हुई थी, तो लेकिन इसमें दोबारा निकाल रहा हूँ। अब मैं इसकी यहाँ पे मटेरियलिटी एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी-सी बस। मैं क्या लिखूँगा? द कॉस्ट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट्स 25% of the revenue and is above 0.5% of materiality threshold. Hence, it is significantly material to the statement of profit or loss. मैंने ये लिख दिया बस। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता ताकि आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाए। ओहो बहुत ज्यादा हो गया। मेरा माउस मेरे पास आज नहीं है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मसला आ रहा है। मैं माउस के बगैर काम नहीं कर सकता। माउस मेरे भाई के पास है, वो गेम्स खेल रहा है आज। अच्छा, मैंने उसको बता दिया 0.5% से अबव है थ्रेशोल्ड से, इट इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बस इससे आगे अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ओके, हेंस, बल्कि नहीं, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक बहुत है। आपने 4 स्टेप्स पूरे कर दिए, इससे ज़्यादा पेपर के लिए नहीं, वो इससे ज़्यादा ओवर एंड अबव पेपर में आपका टाइम जाएगा। दिस इज़ मोर देन इनफ। आपके 4 स्टेप्स पूरे हो गए। आपने बता दिया कौन-सा आइटम रिस्क पे है, आपने बता दिया उस स्टैंडर्ड के बारे में जो वो जो कहता है, ठीक है? आपने बता दिया मटीरियल सिनेरियो के साथ लिंक करने के लिए, फिर आपने बता दिया मटीरियलिटी के लिए। देखो, अब इसके ना आपको 0.5 मार्क्स इसके मिलते हैं, 0.5 मार्क्स इसके मिलते हैं, 0.5 मार्क्स इसके मिलते हैं, 0.5 मार्क्स इसके मिलते हैं। कितने हो गए इन टोटल? 2 मार्क्स हो गए। अगर इन एसेंस देखा जाए, ये वाला जो पोर्शन है ना, पोर्शन नंबर 3, इसके मार्क्स मैक्सिमम 1 पे जा सकते हैं या 1.5 पे जा सकते हैं। यानी कि आपका एक रिस्क का क्वेश्चन, एक रिस्क आइडेंटिफाई करके उसके बारे में लिखने का, ये सिर्फ एक रिस्क मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स का आइडेंटिफाई किया था। इससे पहले उसका भी तो रिस्क था ना, डेप्रिसिएशन वाला भी तो रिस्क था। वो मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखा। तो मतलब अगर ये लेट्स सपोज़ 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता और मैं 2 रिस्क के बारे में लिखता, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में और दूसरा मैं लिखता डेप्रिसिएशन के बारे में, तो मेरे 4 में से 4 मार्क्स आ जाते। कंसिडरिंग के हर एक पोर्शन के लिए इस 4 स्टेप्स वाले, बेबी स्टेप्स वाले टेक्निक्स के लिए मुझे हर एक के लिए 0.5 मार्क्स मिल रहे हैं। इसके भी 0.5 कर देता हूँ मैं, ठीक है? तो क्या है कि मेरे 4 मार्क्स पूरे हो जाते। मैंने
इतना कुछ लिखा ना लिख सकता कभी भी अगर ये 4 स्टेप्स मेरे पास ना मौजूद होते। ये 4 स्टेप्स मेरे पास मौजूद हैं इनमें। सिर्फ मुश्किल काम क्या होता है रिस्क के पेपर के अंदर आइडेंटिफाई करना कि भाई कहाँ पे रिस्क फॉल करता है। जब आइडेंटिफिकेशन हो गई है फिर ये 4 स्टेप्स लगाओ और अपना आंसर लिख दो बस। और कोशिश करो थोड़े से प्रोफेशनल वर्डिंग्स में लिखो, मेरी तरह ये गंदे लफ्जों में नहीं लिखने आपने। प्रोफेशनल आप मेरे से ज़्यादा बेहतर कर सकते हो बिकॉज़ कि आप इस वक़्त पेपर दे कर आ रहे हो एसपीआर का, आपको पता है प्रोफेशनली किस तरह लिखा जाता है, ठीक है? अब 1-2 चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। पेपर में खैर इसकी तरफ अभी मूव करता हूँ और मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा नहीं, ठीक है? मैं आपको एक वाला क्वेश्चन जो है आपने ये वाला पार्ट इसका नहीं करना, नॉट दिस पार्ट। आपने करना है सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाला पार्ट, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ ताकि आप इसको कर लो आराम से, देख लो और कैसे करना है। इसी वीडियो के अंदर इसको देखो। क्वेश्चन कह रहा है यू आर एन ऑडिटर ऑफ एबीसी कंपनी हु सेल्स हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिकल आइटम्स टू बोथ शॉप्स एंड टू इंडिविजुअल कस्टमर्स। ऑल आइटम्स आर सोल्ड विद 6 months ऑफ गारंटी। ठीक है भाई, मैं आइटम अपना बेचता हूँ और आइटम बेचने के बाद मैं 6 महीने की गारंटी देता हूँ। गारंटी का मतलब क्या है कि अगर उसमें कोई नुकसान आया तो मैं भरूंगा अपनी जेब से। द ईयर एंड इज जून 2023। अभी साल खत्म हो रहा है। ड्यूरिंग मई एंड जून, ऑब्वियसली जून मई एंड जून 2023 की ही बात कर रहे हो। द कंपनी एक्सपीरियंस लार्ज नंबर ऑफ रिटर्न्स इन प्रोडक्ट। भाई अब कहने का मतलब ये है कि अभी ईयर एंड मेरा नहीं हुआ लेकिन मई और जून में ही मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न्स आने शुरू हो गए प्रोडक्ट में। मेरे प्रोडक्ट में कोई ना कोई गलती है। जो अभी मैं रिसेंट बैच बेच रहा हूँ ना उसमें कोई ना कोई गलती है जिसकी वजह से मेरे अच्छे खासे रिटर्न आ रहे हैं। खैर आगे क्या है कि अ प्रोविजन इज नॉर्मली रिकॉर्डेड फॉर 10% ऑफ द आइटम सोल्ड। ठीक है, अगर मैं कुछ बेच रहा हूं तो जितने का मैंने रेवेन्यू मैंने रिकॉर्ड किया उसका 10% में प्रोविजन रिकॉर्ड कर लूंगा कि हो सकता है वो रिटर्न्स आए मुझे। IAS 37 की बात आ जाती है। During the year end, it is expected that 20% of the items will be returned due to high return rate experienced previously due to high faults in products manufactured by the company. यहां तक आपको समझ आती है सारी की सारी बात कि मैं 10% पे पहले रिकॉर्ड करता था अपनी प्रोविजन को जितना रेवेन्यू होता था, लेकिन इस बार मैंने जो टोटल आइटम सेल किए उसका 20% रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि मेरी फॉल्ट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। द टोटल सेल्स इन जून एंड मई कंबाइंड वर एट 2 million। मतलब ईयर एंड से पहले जून एंड मई में मैंने कितने बेचे? 2 मिलियन की चीजें बेची। मतलब उसका ही 20% मेरी प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए 2 मिलियन का। एंड 2 million pounds वर एज टोटल रेवेन्यू। वेर एज टोटल रेवेन्यू, अच्छा यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देता हूँ क्वेश्चन को। ये कोमा है और यहाँ पे आगे है वेर एज टोटल रेवेन्यू पूरे साल का था 10 मिलियन का। यहाँ पे आपने, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 2 ऑडिट रिस्क फॉल करते हैं। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके कल देना है। आपने सिर्फ ये वाला पार्ट करना है, डिस्क्राइब द ऑडिट रिस्क टू द अबव सिनेरियो, बस मुझे ये वाला पार्ट आपने करके देना है। एक ऑडिट रिस्क मैं आपको अभी आइडेंटिफाई करके बता देता हूँ, दूसरा ऑडिट रिस्क आप खुद आइडेंटिफाई करोगे और मुझे बताओगे। पहला ऑडिट रिस्क आपके पास ये है कि भाई देखो, आप चीजें बेचते हो और उसमें फॉल्ट्स आ जाते हैं। आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई होगी IS2 के अकॉर्डिंगली, और अगर चीजों के अंदर फॉल्ट हैं तो आपकी जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जो आपने फॉल्ट आ गए तो जो इन्वेंट्री बच गई पीछे उसमें भी तो फॉल्ट हो सकते हैं ना। तो IS2 के अकॉर्डिंगली आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हो लोअर ऑफ द कॉस्ट और NRV। तो अगर वो चीजें खराब पड़ी हुई हैं तो क्या पता वो इंटायरली राइट ऑफ करनी पड़े क्योंकि वो खराब है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी वैल्यू गिर गई हो। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि इन्वेंट्री ओवरस्टेट हुई भी है, कि वो अभी एक कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है और ओरिजिनली होना या तो वो पूरी की पूरी राइट ऑफ हो जाएगी और या तो क्या होगा कि भाई वो आ, उसकी NRV पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। मैं आपको चलो यहाँ पे इजीली मैं आपको मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए इन्वेंट्री वैल्यू एट द ईयर एंड इज 500,000 एंड टोटल एसेट्स आर एट 1.2 मिलियन पाउंड्स। ठीक है, आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे 2 ऑडिट रिस्क फॉल करते हैं, एक मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिए, उसको आपने यही 4 स्टेप अप्रोच यूज करनी है। इसको अपने पास लिख लो, मैंने जो आपको बात बताई है कि अपने पास एक रफ बुक लो, एक अच्छी सी बुक लो। वो बुक आपने उस पे और कुछ किसी पेपर का काम नहीं करना, उस पे आपने इस तरह के छोटे छोटे से नोट्स बनाने हैं कि यार ऑडिट रिस्क सॉल्व करने के लिए ये 4 स्टेप्स हैं। रैप मॉडल के अंदर ये आता है, रेवेन्यू का 0.5, एसेट्स का 1%, प्रॉफिट का 5%। एनालिटिकल प्रोसीजर्स निकालते हुए हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर्स को देख रहे होते हैं। ठीक है,
और हमारे लिए इंपॉर्टेंट इनहेरेंट रिस्क होते हैं। आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कल क्लास से पहले लाज़मी भेजना है, उसको मैं जज करूँगा, देखूँगा कैसा लिखा और मैं आपको बताऊँगा आपने गलती कहाँ पे की हुई है। ये मैंने आपके सामने पूरा का पूरा आंसर लिख के आपको दिया है। नाउ कल का हमारा टॉपिक होगा ट्रिपल ए के अंदर बिज़नेस रिस्क। बिज़नेस रिस्क भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से पहले आपने ये कभी नहीं पढ़ा, F8 में भी आपने ये नहीं पढ़ा। ठीक है? खैर, हम लोग कल देखेंगे बिज़नेस रिस्क को, आज का आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ एंड सी यू टुमारो। आपने जो मैंने आपको बोला हुआ है एसबीआर के टॉपिक के बारे में जो चीज़ रिवाइज़ करनी है आज के आर्टिकल में वो आपने लाज़मी करनी है और इन चीज़ों को देख लेना है और इसकी आपने बुक भी पढ़ लेनी है इंशाल्लाह अगर आपके पास टाइम हो। लेकिन आई अंडरस्टैंड शायद आपके पास टाइम ना हो बुक पढ़ने के लिए, लेकिन ये जो मैंने कराया है, ये आप लाज़मी कर लेना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़ जुनैद।